नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में कैसे भारत फिर से अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, लिखा है हैप्पी मोहन जैकब साहब ने, जो जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विषय के विद्वान हैं। इस संपादकीय को पढ़कर हम जानेंगे कि कई पद जो हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई देश हमारा मित्र देश है या किसी देश से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, दुश्मन देश है, ऐसे पद जब विदेश नीति की बात आती है तो उनके अर्थ थोड़े बदल जाते हैं। किस तरीके से बदल जाते हैं कि जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं या जो हमारे दुश्मन राष्ट्र भी हैं, उनसे भी हम अपने संबंध कई बार दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहरहाल डिटेल में आगे जानेंगे, बट ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। मध्य एशिया को लेके हाल में 3 बड़े कदम उठाए गए हैं विदेश नीति के स्तर पर। पहले हम उन 3 कदमों की चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे कि इस प्रकार के कदम, इस प्रकार की समिट मीटिंग, अचानक से ये ज़्यादा नंबर ऑफ मीटिंग्स क्यों होने लगी हैं। तो उन कारणों की विवेचना के लिए हम देखेंगे कि विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे इन संबंधों के नए मायने जन्म लेते हैं, यानी कि रूस, अमेरिका, चीन, इस संदर्भ में भारत ये कदम क्यों उठा रहा है उन देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में। उसके बाद भारत की अपनी चिंताओं की बात होगी कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की क्या चिंता है और अफगानिस्तान की स्थिति बदलने के बाद कैसे मध्य एशिया और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। और अंत में ये सारे कदम तो ठीक हैं, लेकिन इन सारे कदमों के सामने जो चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों का भी जिक्र करेंगे। ये हो गया ब्रॉड आउटलुक। अब बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। जैकब साहब कहते हैं कि देखिए, हाल में 3 बड़ी चीज हुई। पहले तो भारत और मध्य एशिया समिट मीटिंग्स की शुरुआत हुई। समिट मीटिंग, जहां पर अधिकतर शीर्ष नेतृत्व मिलता है, उसको समिट मीटिंग कहा जाता है। तो जो 5 मध्य एशियाई देश माने जाते हैं, सेंट्रल एशियाई देश माने जाते हैं, जिनमें हम जानते हैं उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और कज़ाकिस्तान है। तो ये 5 देश, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 मध्य एशियाई रिपब्लिक माने जाते हैं। इनके साथ भारत ने कई समिट स्तर की मीटिंग्स शुरू की हैं। उनमें से एक मीटिंग हुई भारत मध्य एशिया समिट मीटिंग। इसके अलावा भारत मध्य एशिया डायलॉग की भी शुरुआत हुई है और हाल ही में अफगानिस्तान मसले पर भारत ने जिस क्षेत्रीय सुरक्षा विमर्श या रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत की थी, उसमें भी इन 5 देशों ने शामिल होकर भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती दी। हमें ध्यान भी होगा कि इस मीटिंग में पाकिस्तान और चीन शामिल नहीं हुए थे। तो बहरहाल ये तो हो गया कि भारत ने जो हाल में कोशिशें की हैं मध्य एशिया के साथ अपने विदेश संबंधों को प्रगाढ़ करने की। तो ये जो मीटिंग्स हुई हैं पिछले 4-5 महीनों में, इससे दिखता है कि भारत मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। अब ये सरप्राइजिंग इसलिए हो सकता है कि भारत के आर्थिक हित बहुत अधिक नहीं जुड़े हैं। क्यों नहीं जुड़े हैं? ऐसा नहीं है कि मध्य एशिया के पास कुछ है नहीं आर्थिक स्तर पर भारत को देने के लिए। मध्य एशिया कई मिनरल्स में बहुत मजबूत माना जाता है, खास तौर पर उन मिनरल्स में जिन पर आज की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टिकी है। लेकिन भारत की चिंता इतर है, दूसरी है, क्योंकि एक तो भारत का मध्य एशिया से सीधे सीधे कोई बॉर्डर कनेक्शन है नहीं। तो फिर भी अगर भारत मध्य एशिया को इतनी तवज्जो दे रहा है तो ये बताता है कि भारत हाल में बदल रही जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है बजाय भू आर्थिकी पर, क्योंकि वो बिजनेस इंटरेस्ट पर फोकस अभी नहीं कर रहा है, जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक इंटरेस्ट पर फोकस कर रहा है। क्या है वो भू राजनीतिक इंटरेस्ट, हम आगे जानेंगे। लेकिन संपादकीय अपनी इंट्रोडक्शन का अंत इस प्रकार करता है कि भले ही मध्य एशिया से जुड़कर जो हमें फ़ायदे होने वाले हों साफ तौर पर वो बहुत कम हैं, लेकिन अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो जो नुकसान हो सकते हैं वो बहुत अधिक हो सकते हैं। ये भी आगे हम डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फिर डिटेल की शुरुआत हो गई है। देखिए, हुआ ये है कि अफगानिस्तान से लौटने के बाद, अमेरिका के लौटने के बाद
माना जा रहा है कि इस पूरे हिस्से में, इस पूरे क्षेत्र में जिसमें मध्य एशिया आता है, वहां पर एक पावर वैक्यूम हो गया है। अब पावर वैक्यूम हो गया है तो हम जानते हैं फिजिक्स का नियम कहता है कोई भी वैक्यूम कभी भी रहता नहीं है, दूसरी शक्तियां उसकी जगह लेने के लिए आ ही जाएंगी। वो शक्तियां हैं चीन और रूस। रूस इस क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन चीन के पास आर्थिक ताकत मजबूत है। माना जा रहा है कि आर्थिक ताकत अंत में अधिक प्रभुत्व दिखाएगी, इसलिए रूस भी थोड़ा चिंतित है चीन के इस हिस्से में बढ़ते प्रभुत्व को देखकर। और इसलिए रूस, जिसके हाल के समय में चीन से बहुत अच्छे संबंध हैं, वो भारत से इस मसले पर बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। तो यही हम बात कह रहे थे कि दोस्त दुश्मन की बात जब विदेश नीति में होती है तो उसके मायने थोड़े बदल जाते हैं। और दिल्ली के लिए भी, जो हाल के समय में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारियों को बहुत मजबूत कर चुका है, बहुत ज़रूरी है कि वो रूस के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखे, क्योंकि इस क्षेत्र से कम अभी के लिए तो अमेरिका जा चुका है, पलायन कर चुका है, अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है। अब बात आती है, अमेरिका ने इस कहानी में एंट्री कर ली है, तो अमेरिका भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा कि भारत और रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन वो भी जानता है कि भारत और रूस के संबंध किस चीज में महत्वपूर्ण होंगे, चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने में काम आएंगे इस क्षेत्र में। तो वो इस बढ़ते संबंधों को देखकर भी इनसे अनजान बना बैठा है, अगर इनको सहमति नहीं भी दे रहा है तो कोई ऐतराज नहीं जता रहा है। अब जहां तक बात आती है चौथे खिलाड़ी यानी चीन की, तो चीन अभी तक तो भारत रूस के संबंधों को और वापस प्रगाढ़ होते संबंधों को चिंता की नजर से नहीं देख रहा है, लेकिन जैकब साहब कहते हैं कि जल्द ही देखेगा। अब दिल्ली के लिए समस्या क्या है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने के बाद दिल्ली के समक्ष एक बड़ा संकट है। बड़ा संकट केवल LOC यानी पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर या LAC चीन के साथ हमारे बॉर्डर पर नहीं है, ये समस्याएं तो अपनी हैं ही। दिल्ली की चिंता ये है कि इस पूरे क्षेत्र में उसका अभी का जो अलाई है, मित्र देश है अमेरिका, वो जा चुका है, तो रूस, चीन और अफगानिस्तान का तालिबान मिलकर इस पूरे क्षेत्र से भारत को हमेशा के लिए हाशिए पर पहुंचा सकता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि ऐसा ना हो कि चीन के नेतृत्व में रूस, चीन, तालिबान, पाकिस्तान एक ही साइड में आ जाएं, इसलिए अभी वो रूस के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस एरिया में, मध्य एशिया के क्षेत्र में उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। अब मसला अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान में भी अगर भारत के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ संबंध सुधरते हैं तो भारत को अफगानिस्तान में अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। मौका मिलने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो नया तालिबान आया है, जिसको तालिबान 2.0 कहा जा रहा है, उसके साथ भारत कभी सीधे संबंध बनाने में सहज नहीं हो सकेगा, कम से कम अभी तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस तालिबान के साथ माना जाता है कि इसको पाकिस्तान का प्रश्रय प्राप्त है। और इसके साथ साथ भारत, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी अफगानिस्तान में, चाहे हामिद करजई की सरकार रही हो, चाहे हाल ही में अशरफ गनी साहब की सरकार रही हो, उनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। तालिबान उनके खिलाफ लड़कर आया है, तो इसलिए भी भारत को अब नए तरीके खोजने हैं कि इस बदले हुए अफगानिस्तान में, जहां से उसके सारे पुराने मित्र, चाहे वो अमेरिका रहा हो, हामिद करजई साहब रहे हों, अशरफ गनी साहब रहे हों, जा चुके हैं, नॉर्दर्न अलायंस का अभी कुछ नामो निशान दिख नहीं रहा है, तो इस नए अफगानिस्तान में भारत अपने हितों को कैसे सुरक्षित करे, और वहीं पर आते हैं ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मध्य एशियाई रिपब्लिक और रूस, जो भारत की इस हिस्से में, इस क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, जो सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, उनमें से बड़े मध्य एशियाई देश जो हैं, वो बॉर्डर या तो साझा करते हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ, और या फिर बहुत नज़दीक है। उदाहरण के तौर पर ताजिकिस्तान की बात लीजिए। ताजिकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बहुत नज़दीक है, तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक गौर करने लायक इत्तेफाक की बात है कि भारत का ऑलरेडी एक एयर बेस ताजिकिस्तान में है, तो इसके बुनियाद पर हमें ध्यान रखना होगा कि भारत इन मध्य एशियाई रिपब्लिक्स के साथ कैसे डील करता है कि वो अपने हितों को सुरक्षित कर सके। तो अफगानिस्तान की बात करते करते हम रूस पे भी आगे बढ़ते हैं।
रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उनकी हाल ही में नरेंद्र मोदी से, भारत के प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई। इससे पहले वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की भी भारत के प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई थी। ये सब बातें इस बात का इशारा है कि भारत और रूस के संबंध वापस सुधर रहे हैं। बीच में माना जा रहा था कि इन संबंधों में थोड़ी ठंडक आई थी, थोड़ी दूरियां बढ़ी थी, क्योंकि रूस भारत के साथ अमेरिका के बढ़ते संबंधों को देखकर शंका कर रहा था, जो कि लाजिम भी है। लेकिन अब दोनों के ही हित बेहतर संबंधों से सधने की आसार हैं, तो फिर दोनों संबंध सुधार रहे हैं। और ऐसे में नई दिल्ली भी अमेरिका से उम्मीद करता है कि वो इस बात को समझेगा कि अमेरिका के इस क्षेत्र से वापस लौट जाने के बाद भारत के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो रूसियों के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करे, और रूस के साथ अपने संबंधों को सुधार कर उस रूस के साथ जो कि इस समय चीन के बहुत क्लोज है और पाकिस्तान के भी धीरे धीरे क्लोज आ रहा है, भारत ना सिर्फ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक यानी कि मध्य एशियाई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है, बल्कि भविष्य में वो चीन और रूस के प्रगाढ़ हो रहे संबंधों में भी एक दरार डालने की गुंजाइश को जीवित रखना चाहता है। जैसे हाल ही में भारत और रूस ने इस बात पर नीति साझा की कि सेंट्रल एशिया को लेकर, मध्य एशिया को लेकर उनकी क्या साझा नीति रहेगी, इस पर बात की। इसके अलावा एक साझी बात यह भी है कि भारत और ये जो मध्य एशियाई देश हैं, क्योंकि एक समय पर ये सोवियत रूस के हिस्से ही थे और आज भी रूस के प्रभुत्व में है, तो रूस का बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट वो भी इस्तेमाल करते हैं और हम जानते हैं कि भारत भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में साझे भारतीय रूसी डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात चल रही है, ताकि वो प्रोडक्शन जो है, वो उत्पादन जो है, वो हो मध्य एशियाई देशों में, और जिससे कि वो उन देशों की डिमांड भी पूरी कर सकेगा, भारत की भी। भारत को फायदा क्या होगा? मध्य एशियाई देशों में भारत की पैठ बढ़ेगी। रूस को फायदा क्या होगा? उसका प्रभुत्व जो है मध्य एशियाई देशों पर रहेगा। और मध्य एशियाई देशों को फायदा क्या होगा कि उनको जो साजो सामान चाहिए वो कम कीमत पर और बेहतर तेजी के साथ मिल सकेगा। तो ये तीनों के लिए ही फायदे का सौदा है। भारत इसको करने की कोशिश कर रहा है। एक कदम हमने और चर्चा कर ली। अगला कदम क्या है? बात इस पर भी चल रही है कि मध्य एशियाई देश भारत और रूस साझी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज करें। ट्राइलेटरल क्योंकि इसमें ये तीन पार्टीज हो गई। एक पार्टी तो मध्य एशियाई रिपब्लिक हो गए, दूसरी पार्टी रूस हो गई, तीसरी पार्टी भारत हो गई। तो साझा अभ्यास करें डिफेंस के स्तर पर, तो उससे भी देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होते हैं। शायद यही कारण भी है कि भारत रूस संबंधों का लिहाज रखते हुए ही हाल में जो यूक्रेन और कजाकिस्तान में संकट पैदा हुए हैं, खास तौर पर यूक्रेन में माना जा रहा है रूस ने अपने लाखों सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। भारत ने इसके खिलाफ कोई टिप्पणी अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं की है। शायद यही कारण है कि भारत रूस के साथ सुधर रहे संबंधों के बीच में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहता। तो अंत में अब हम बात करते हैं चुनौतियों की, क्योंकि ये सारी बातें तो बहुत गुलाबी लग रही हैं, लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं कि भारत का मध्य एशिया में अपने पैरों को मजबूत करना बहुत आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि चीन, जिसको काउंटर करने के लिए भी भारत ये कदम उठा रहा है, वो ऑलरेडी इनमें से कई मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और साथ ही इनमें से कई मध्य एशियाई देशों में एक मेजर इन्वेस्टर भी है। बहुत सारी पूंजी चीन ने निवेश कर रखी है। तो फिर चीन उन देशों का एक बड़ा आर्थिक पार्टनर है। यही वो वजह भी है कि रूस थोड़ा डरा हुआ है, चिंतित है इस बात से कि चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, और इसलिए जैसा कि हमने जिक्र पहले भी किया था कि रूस भारत के साथ इस मसले पर काम करना चाहता है। भारत के लिए और भी बड़ी चुनौती है ईरान। अब कहेंगे इस कहानी में ये पांचवा खिलाड़ी ईरान कहाँ से आया? ईरान इसलिए आया क्योंकि भारत, हमने कहा था कि मध्य एशियाई रिपब्लिक्स तक किसी भी रास्ते से पहुंचता तो नहीं है, लेकिन चाबहार पोर्ट जो ईरान की तट पर डेवलप किया जा रहा है, भारत चाहता है कि वो अपने कोस्ट से पहले चाबहार पोर्ट पर पहुंचे ईरान के, और फिर ईरान के सड़क और रेल यातायात से माध्यम से वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक पहुंचे। तो उसमें ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसलिए ईरान चुनौती क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं ईरान और पश्चिम के बीच बड़ी रस्साकशी चलती रही।
लेकिन हाल में उन संबंधों में भी सुधार आ रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर बात चलनी शुरू हो गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी ईरान पर से कुछ सैंक्शंस जो लगाई हुई थी उनको हटाना शुरू किया है। भारत हाथ जोड़कर मन में ये प्रार्थना कर रहा है कि ईरान और पश्चिम के बीच जो संबंध है वो सुधर जाएं, ताकि ईरान जो है वो चीन और रूस के खेमे में ना जाए। तो तहे दर तहे हैं इन संबंधों में, क्योंकि अगर ईरान जो है वो पश्चिम के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लेता है, रूस और चीन पर निर्भर नहीं रहता है, तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमने कहा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक पहुंचने के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अब पश्चिम से जुड़ना रूस को पसंद नहीं आएगा, ईरान का पश्चिम से जुड़ना, लेकिन भारत को पसंद आएगा। और भारत इसका इस फ़ायदा उठाकर, इस उभरती हुई स्थिति का फ़ायदा उठाकर और रूस के साथ मजबूत हो रहे संबंधों का फ़ायदा उठाकर मध्य एशियाई देशों में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा। तो हमने देखे कि इसमें हर एक कदम पर बहुत सारे इफ़ और बट लगे हुए हैं। यही इफ़ और बट भारत और मध्य एशियाई देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों की चुनौतियां हैं। उम्मीद है कि ये चुनौतियां इस बात से आसान होंगी कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो दिल्ली आने वाले थे, अभी के लिए पोस्टपोन हो गई है वो मीटिंग, लेकिन ये बताता है कि ईरान और भारत भी अपने संबंधों को मजबूत करने को लेकर संजीदा हैं, तैयार हैं। और आखिर चुनौती क्या रहती है, जो हमेशा भारत के समक्ष चुनौती रही है, कि विदेश नीति के स्तर पर हम कई बार बड़े वादे कर देते हैं दूसरे देशों को, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा है कि अगर हमने किसी को मदद का वादा दिया तो वो मदद टाइम पर उन तक पहुँचे, चाहे वो आर्थिक मदद हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के या अवसंरचना के क्षेत्र में मदद हो। तो ये भी एक चुनौती रहेगी कि भारत जो कमिटमेंट सेंट्रल एशिया को कर रहा है, जहाँ पे चीन ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, भारत को उन कमिटमेंट्स को पूरा करके दिखाना होगा। उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत होगी, और जो आर्थिक मदद देनी है उसकी उपस्थिति भी बनाए रखनी होगी, और डिप्लोमेटिक वेयरविटॉल, जो विदेश नीति और कूटनीति के स्तर पर एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है, उसकी भी आवश्यकता होगी। यक्ष प्रश्न यही है कि क्या ये तीनों चीज़ें भारत एक साथ जुटा पाएगा। तो ये था आज का संपादकीय। इसमें हमने जाना कि भारत के लिए मध्य एशिया के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या कदम भारत उठा रहा है, उसमें दूसरे देशों की क्या भागीदारी है, दूसरे देशों में चीन, रूस, ईरान महत्वपूर्ण देश हैं। उसके बाद हमने जाना कि भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, और अंत में किन चीज़ों का ध्यान भारत को रखना होगा। तो मिलते हैं कल नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।